नमस्कार दोस्तों, मैं लकेश्वर प्रसाद लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को गुड न्यूज़ पता होगा, छत्तीसगढ़ सेट का आयोजन इस वर्ष हो रहा है। पिछले 5 सालों के बाद पहली बार फिर से सेट का आयोजन हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक विद्यार्थी जो हैं वो लाइब्रेरी साइंस में मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कंप्लीट कर रहे हैं। इन विगत 5 वर्षों में बहुत सारे कैंडिडेट्स आगे बढ़ गए हैं, निकल गए हैं। इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए एक और सुविधा लेकर मैं आया हूं आप सभी के लिए। हमारे प्रीवियस जो सेट के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर थे उनका सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशंस मैं आप सभी के समक्ष कराऊंगा। इस एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं आपके, उसमें भी ये चीज़ें काम आएगी। अभी जो छत्तीसगढ़ सेट 2019 का हम 19, 18, 17 ऐसे करके सॉल्यूशंस करेंगे। इससे सॉल्यूशन से ये फ़ायदा होगा कि हमारे आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उसमें वो चीज़ें काम आएगी, वो क्वेश्चंस काम आएगा, उसके ऑप्शंस काम आएंगे, उसके एक्सप्लेनेशंस काम आएंगे। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं है ना, सेट 2019 छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ था, आप लोगों को पता है ना। व्यापम के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी व्यापम के द्वारा ही इसका आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे समक्ष टीवी स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन होगा, है ना। ये क्वेश्चन पेपर है सेट ए 2019 का। आप लोग बता देता हूँ, 2 पेपर होते हैं सेट में, है ना। पेपर 1 जो होता है उस पर 50 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो सब टॉपिक से मिला जुला हुआ आता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना, एनवायरनमेंट और अनेक प्रकार के यूनिट हैं। आप एक बार सिलेबस देखिएगा तो पेपर 1 का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस कर नहीं चलते हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। नेट क्वालिफाइड होने के लिए पेपर 1, पेपर 2 दोनों में बैलेंस करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कितना मैक्सिमम मार्क्स 200 का है। 2 घंटा आपको समय मिलता है। इस वाले एग्ज़ाम में भी आपको, है ना, 2 घंटे का समय मिलेगा पेपर 2 के लिए और 1 घंटा पेपर 1 के लिए। टोटल 3 घंटा मिलेंगे आपको, 3 घंटे का समय रहेगा। आपके पास 150 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन के, है ना, 2 मार्क्स रहेंगे। माइनस मार्किंग नहीं होता, ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको सभी चीज़ें समझ आ जाएगी। और ये जो आपके लिए स्पेस फॉर रफ वर्क है ना, रफ कार्य के लिए आपके पास जगह दिया हुआ है। इससे आप रफ कार्य कर अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस जो है बहुत अच्छे ढंग से पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। हम छत्तीसगढ़ सेट 2019 का पेपर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं छत्तीसगढ़ सेट में जो आया हुआ था 2019 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पेपर 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, विच वी ऑफ बिग डेटा इज कंसर्न्ड विथ द यूजफुलनेस ऑफ डेटा। अर्थात बिग डेटा का कौन वी जो है डेटा की उपयोगिता से संबंधित है ना। बिग डेटा में 5 वी होते हैं, वी, है ना। 5 वी का अलग अलग नाम है, फुल फॉर्म है, आप याद रखिएगा। फर्स्ट 4 तो वी इसी में दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है वेलोसिटी, दूसरा है वैरायटी, तीसरा है वेरासिटी, चौथा है वैल्यू, है ना। और 5वां जो आप सभी के समक्ष बचता है, क्या बचता है भाई, वॉल्यूम बचता है। ठीक है, ये 5 बिग वी डेटा के तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, है ना। इन 5 का डिटेल्स थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो देखिए, वेलोसिटी क्या होता है, डेटा कितना जल्दी जनरेट हो रहा है। रियल टाइम वाली जितनी कामें हैं वो किस पे होती है, वेलोसिटी पे होती है। अर्थात जैसे हम, है ना, हम पबजी वगैरह खेलते हैं, आप लोग देखे होंगे फायरिंग चलता है, एट अ टाइम हमको तुरंत दिखता है। रियल टाइम जिसकी बात की जाए वो उसमें वेलोसिटी आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी बताऊंगा कि क्या क्या इस ऑप्शंस पे आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है वैरायटी, है ना। वैरायटी क्या हो सकता है, किसी को पता है अगर तो कमेंट कर सकते हैं। वैरायटी होता है, वैरायटी में स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, ये सब जो चीज़ें होती हैं वे वैरायटी में आती है। अर्थात एक स्कूल का, है ना, टेबल्स, रो, कॉलम्स जो सेट होता है, एक स्कूल में एडमिशन सीट मिलता है या कितने बच्चे इनरोल्ड हो गए उसका अगर टेबल बना हुआ है और उसी पे डेटा हमें पुट करना है, वो वैरायटी कहलाता है। तीसरा है वेरासिटी, है ना। वेरासिटी क्या होता है, ट्रस्टफुल होता है। अर्थात ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, यूजफुलनेस ऑफ डेटा, है ना, डेटा कितना उपयोगी है, क्या है, कैसा, ये जानने के लिए किसे वेरासिटी का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वेरासिटी होगा, है ना। आप लोग टिक कर लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, 3rd सी। ठीक है, वेरासिटी। और चौथा होता है वैल्यू, है ना। वैल्यू क्या होता है आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो बता देता हूँ मैं, है ना। जो रॉ डेटा है ना, यूट्यूब पर है, प्रोसेस डेटा है। देखो, डेटा जो रॉ है हमारे पास, उनको अगर प्रोसेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है। अर्थात एक अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे यूट्यूब पर हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं ना, जैसे आज मैं कुछ गाना, वॉल्यूम, कुछ भी चीज़ें सर्च किया
तो यूट्यूब को है ना वो इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, उसको पता चल जाता है कि आगे भी मुझे इस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, वो क्या कहलाते हैं, वैल्यू कहलाते हैं। और लास्ट पांचवा आप सभी के समक्ष क्या बचता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का सबसे अच्छा याद करने का आपका ट्रिक है ना, डेटा जनरेट, जहाँ से डेटा जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं भाई, डेटा जनरेट होता है उसे वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का सबसे अच्छा एग्जांपल है ई कॉमर्स और क्रेडिट कार्ड। जैसे आप क्रेडिट कार्ड है ना, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेस करते हैं तो आपके पास OTP आता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है। दूसरा चीज़ है ना, ई कॉमर्स की वेबसाइट, आप जब कुछ भी सामान किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर ऑर्डर करते हैं तो आपको एक है ना ऑर्डर ID मिलता है, अर्थात एक इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है ना, वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ये 5 प्रकार के बिग डेटा होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा आपका कोई और V से आ सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज इन प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस द स्टेप्स इन प्रोग्रामिंग, है ना, प्रोग्रामिंग में सोपानों को उचित एवं तार्किक अनुक्रम में स्थापित कीजिए, अर्थात इनको सीक्वेंस से अरेंज करना है कि एक प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो किस किस स्टाइल से, किस स्टेप से आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए भाई कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे कैसे आगे बढ़ता है। आप कंप्यूटर प्रोग्राम के अलावा भी किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सारी चीज़ों में डिज़ाइन करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं ना, प्रोग्राम जैसे डिज़ाइन होता है हम क्या करते हैं, उसके बाद कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बाद प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद जब फाइनल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना। ये सब चीज़ें आप अगर PGDCA वगैरह करे होंगे, आप कोई होटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट या लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो आप सभी को पता होगा। तो हम जब भी है ना प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो इन स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला होता है प्रोग्रामिंग डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप, दूसरा है प्रोग्रामिंग का हम कोडिंग करते हैं, तीसरा क्या है, प्रोग्राम को टेस्ट कर देखते हैं कहीं कुछ एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और चौथा होता है प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, अर्थात इसमें से कहीं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप देख लीजिए, है ना। फोर्थ सबसे पहला प्रोसेस जो होना चाहिए फोर्थ, तो इन दो में फोर्थ है, मतलब ऑप्शन D और ऑप्शन A यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा बच्चा, हमारे पास दोनों में फोर्थ है, मतलब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा में क्या डाले हमने। दूसरा में प्रोग्राम कोड, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें प्रोग्रामिंग कोड है ना, इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें प्रोग्रामिंग कोड है, तो यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, B होगा, C भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है ओपन डोर, है ना, ओपन DOAR वाज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन, अर्थात है ना किसके, खाली स्थान किसके सहयोग, मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप ओपन DOAR का विकसित किया गया था, है ना। आप लोग को DOAR का फुल फॉर्म पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज, है ना, इसका पूरा नाम होता है। इसका आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम एंड लैंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये ऑप्शन A जो है इसका सही आंसर है, इन दोनों के सहयोग से ही ओपन डोर चालू हुआ था, ठीक है, आप याद रखिएगा, है ना। इसी की तरह से एक और टर्म होता है ना, ROAR बोलते हैं, रोर जिसे बोलते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज इसका पूरा नाम होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होता है। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है ना, अजर्सन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं। एक बार अजर्सन पढ़ लेते हैं, फिर रीज़न पढ़ते हैं, अभी कथन पढ़ते हैं, फिर कारण पढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस हैज़ बीन कॉल्ड साइंस बिकॉज इट हैज़ गुड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स एज is applicable in natural science and physical science. Assertion, reason, experimental method of research has good scope in library science. अभी कथन है लाइब्रेरी विज्ञान को विज्ञान कहा गया है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक साधन एवं तकनीकों का भरपूर उपयोग होता है, जैसे कि प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में भी इसका उपयोग होता है। और रीज़न क्या है, शोध के प्रायोगिक विधि का लाइब्रेरी विज्ञान में अच्छा विस्तार मिल सकता है। तो इसका आंसर होगा, है ना, A वाला, ठीक है। A और R दोनों सत्य है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है, अर्थात बोथ A and R आर ट्रू बट R इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, है ना, आप टिक कर लीजिएगा भाई, चौथे का आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिफ्थ पे। ICAR वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, है ना, ICAR की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला चीज़ है ना, यहाँ जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका हिस्ट्री हमें कुछ पता रहना चाहिए। तो ICAR की स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1919
29 को, ठीक है, आप याद रखिएगा। अब इसका कुछ और एक्सप्लेनेशंस डिटेल्स जान लीजिए जो आपके आने वाले परीक्षा में काम आ सकता है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ पूछा जाएगा क्या, ICAR का पूरा नाम क्या होता है। तो ICAR का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये चीज़ याद करिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। ICAR का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ICAR की स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 को, ठीक है ना। ये किसका ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसका ऑर्गेनाइजेशन है भाई, किसी कमेंट कर सकते हैं। ये किस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर स्थापित किया गया था, तो द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ऑफ 21 के तहत इसकी स्थापना होती है। हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। ये किसके डेयर है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर का ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, इससे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आप प्लीज़ नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी वर्तमान में इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, तो हिमांशु पाठक सर हैं, डॉक्टर हिमांशु पाठक जी अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ICAR से अगला क्वेश्चन इसमें से कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ रीडिंग डेटा फ्रॉम परमानेंट स्टोर एंड राइटिंग इट इज टू कंप्यूटर्स मेन स्टोर इज कॉल्ड, है ना। स्थायी स्टोर से डेटा पठन एवं उसे कंप्यूटर के मुख्य स्टोर में लेखन की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, लोडिंग कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा भाई, क्या कहलाता है, लोडिंग कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर का क्वेश्चन है ना। इंड सेट इज नाउ मर्ज्ड इन, है ना। इंडेस्ट अब में समाहित हो गया, किसमें समाहित हो गया, किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, है ना। ये इसका आंसर होगा ई शोध सिंधु, ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ना। विच पार्ट ऑफ द QR कोड रिप्रेजेंट द इनकोडेड डेटा, है ना। QR कोड का कौन सा हिस्सा इनकोडेड डेटा का निरूपित करता है ना। QR कोड आने वाले नेट वेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। QR का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पांस, है ना। ये सबसे पहली बार जापान में यूज़ हुआ था, डेंसो वेव नामक व्यक्ति जो थे उन्होंने पहली बार इसका उपयोग किया था, है ना। इसका सही आंसर होगा डेटा एलिमेंट, आप लोग बिल्कुल याद रख लीजिएगा। डेटा एलिमेंट जो है ना, ये एनकोडेड डेटा को निरूपित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9th नंबर का आपको मैच करना है, एक्स एंड वाई एक्सिस, मोड, काई स्क्वायर और रेंज, है ना। तो आप जो अगर मास्टर किए होंगे उनको पता होगा रेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड एज रेंज, ठीक है। ये क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के बीच के जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रेंज कहते हैं ना। एक्स और वाई एक्सिस किस में यूज़ होता है, बार चार्ट में, ठीक है। ये भी पता होगा आप लोगों को, है ना, पता होगा उम्मीद करता हूँ, है ना। मोड, मीडियन, है ना, मोड, मीडियन, ये सब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। ये सेंट्रल टेंडेंसी की एग्जाम्पल है। बचा एक ही ऑप्शन हमारे पास, काई स्क्वायर टेस्ट, है ना। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना, स्वतंत्रता की कोटि, उच्चतर एवं निम्नतम मानों में अंतर, बार चार्ट और केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है। तो इसका सही आंसर एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं। एक्स एंड वाई एक्सिस का मतलब फर्स्ट का थर्ड कहाँ पर है, देखो तीनों ऑप्शन पे है, मतलब एक ऑप्शन हमारे यहाँ से हाथ से गया, हट गया, बचा हमारे पास कितना ऑप्शन, 3 ऑप्शन, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मोड किसमें, बी का फोर्थ कहीं है, बी का फोर्थ, हाँ 2 ऑप्शन पे है, मतलब ये डी गया, बचा कितना हमारे पास, 2 ऑप्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं सी, काई स्क्वायर का फर्स्ट ऑप्शन हमने लगाया, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसमें है, केवल और केवल एक में है, तो एक का आंसर क्या हुआ, बी, है ना। ये सही आंसर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, APA स्टाइल मैनुअल इज़ डेवलप्ड बाय, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है ना। APA का पूरा नाम होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एक ये मैनुअल स्टाइल है लिखने का, साइटेशन लिखने का स्टाइल है। 3 तरह के साइटेशन लिखने के स्टाइल होते हैं, शिकागो स्टाइल होता है, टर्बियन स्टाइल होता है ना, और APA होता है, MPA होता है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA का पूरा नाम है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11th नंबर का क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल कॉलेज, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल कॉलेज वाज पुट फोर्थ बाय, है ना। अदृश्य महाविद्यालय की संकल्पना किसने की थी, तो डेरेक DJ सोला प्राइस, है ना। इन्होंने किया था किसका, इनविजिबल कॉलेज टर्म्स का, है ना, पहले बार संकल्पना किया था। तो आपसे अगर पूछा जाता है इनविजिबल कॉलेज के बारे में तो डेरेक JD सोला प्राइस का नाम याद रखिएगा, ठीक है। विच, है ना, अंडर विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005 एनी पब्लिक अथॉरिटी पब्लिश वॉलंटरी द, है ना, डिटेल्स ऑफ
इट्स ऑर्गेनाइजेशन। आरटीआई अधिनियम 2005 की इस धारा के अंतर्गत कोई भी लोक प्राधिकारी स्वेच्छा से अपनी संस्था के विवरण को प्रकाशित कर सकता है। तो आपको इसको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 4 है ना, ए बी है ना, ये सही आंसर है। तो एक बार थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा नेट वाले बच्चे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल द है ना सोर्स द एक्रोनियम एंटी स्टैंड्स फॉर। सूचना पुनर्प्राप्ति में है ना, सूचना पुनर्प्राप्ति में सोरस एक्रोनियम का है ना एंटी का अर्थ क्या होता है। तो किन्हीं को पता हो एंटी का अर्थ क्या होता है तो बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट कर है ना। नहीं पता हो तो हम तो बैठे हैं बता रहे हैं भाई, है ना। तो इसका आंसर होता है नैरोवर टर्म, ठीक है। नैरोवर टर्म इसका आंसर होगा, आप याद रख लीजिएगा। सेकंड आंसर बी आप नंबर का आंसर होगा। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th है ना, अजर्सन रीजन वाला। भविष्य की लाइब्रेरियाँ अधिक सूचना विज्ञान उन्मुख केंद्र होंगी, है ना। लाइब्रेरीज ऑफ टुमारो विल बिकम मोर इंफॉर्मेशन सर्विस ओरिएंटेड सेंटर्स। रीज़न है दे वुड रिक्वायर मोर पावरफुल टूल्स फॉर स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। अर्थात सूचना भंडारण एवं पुनर्प्राप्ति के लिए उन्हें अधिक शक्तिशाली साधनों की आवश्यकता होगी, है ना। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड अटेम्प्ट टू मेक अ कंप्यूटर रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूज इज कॉल। अपने अभिप्रेत उपभोक्ता की कंप्यूटर अनुपलब्ध बनाए की क्रिया को क्या कहते हैं। तो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है यूजर एजुकेशन, है ना। यूजर एजुकेशन में बी प्रोवाइडेड इन 4 है ना इंटर रिलेटेड एरियाज विचार। उपभोक्ता शिक्षा 4 परस्पर संबंधित क्षेत्रों में दी जानी चाहिए। वो कौन कौन से हैं आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है यूजर्स अवेयरनेस, सेंटर प्रोफाइटिंग है ना, प्रोफाइटिंग, लाइब्रेरी ओरिएंटेशंस, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शंस। सेकंड है एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ द यूजर्स, यूज ऑफ कैटलॉगिंग, इंटर प्रोफिटिंग, यूजर्स अवेयरनेस, यूजर स्टडीज, लाइब्रेरी ओरिएंटेशंस, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शंस, है ना, लाइब्रेरी ओरिएंटेशंस, यूजर्स अवेयरनेस, इंटर प्रोफाइटिंग, कंप्यूटर लिटरेसी। तो इसका सही आंसर होगा सी, है ना। सबसे पहले यूज़र अवेयरनेस, यूज़र स्टडीज़, लाइब्रेरी ओरिएंटेशंस और बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हिंदी में देख लीजिए। उपभोक्ता शिक्षा 4 परस्पर संबंधित क्षेत्रों में दी जानी चाहिए। कौन कौन से। पहला है उपभोक्ता जागरूकता, परस्पर लाभकारी, लाइब्रेरी उन्मुखीकरण, ग्रंथ सूची निर्देशन। दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता का अभिक्षमता, परीक्षा, सूची पत्र का उपयोग, परस्पर लाभकारी, उपभोक्ता जागरूकता। तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता अध्ययन, लाइब्रेरी उन्मुखीकरण, ग्रंथ सूची निर्देशन। चौथा है लाइब्रेरी उन्मुखीकरण, उपभोक्ता जागरूक, परस्पर लाभकारी, कंप्यूटर साक्षरता, है ना। तो हमने देख लिया तीसरा आंसर सही है, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता अध्ययन, लाइब्रेरी उन्मुखीकरण, ग्रंथ सूची निर्देशन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कोर्स वाज लॉन्च्ड बाय ब्लैंक फॉर इनपुट प्रिपरेशंस, है ना। इनपुट प्रिपरेशंस के लिए खाली स्थान के द्वारा बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कोर्स का शुरुआत किया गया था। तो किसके द्वारा शुरुआत किया गया था भाई। आइनिस के द्वारा क्या शुरुआत किया गया था, ठीक है। किसी को आइनिस का एस्टेब्लिश्ड ईयर पता हो या आइनिस का फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। आइनिस का हेड क्वार्टर वियना में है, आपको पता होगा, है ना। आइनिस की स्थापना कब हुई थी। 1970 में हुआ था, है ना। आप इसके साथ साथ लिखते जाइएगा, आपको अच्छे से ट्रिकली याद रहेगा और आने वाले परीक्षा में ये पूछा जाएगा। तो आइनिस कब बना था भाई। आइनिस बना था 1970 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही रह सकता है। एग्रिस कब बना किसी को पता है तो 1975 में। अगर पता हो तो कमेंट कर लेना भैया, नहीं पता हो तो रहने दीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा कर पाइए, ठीक है। 1975 में एग्रिस बना था। मेडलार्स के बारे में किसी को कुछ भी पता हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। मेडलार्स आया था 1964 पे, है ना। 1964 पे मेडलार्स आता है। मेडलार्स का ऑनलाइन वर्जन को क्या कहते हैं किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, अपडेट हैं, ठीक है। और इंस्पेक्ट कब आया था किसी को पता हो तो वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। इंस्पेक्ट कब आया था 1967। ये चारों सन आप याद रख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन इसी में से एक हो सकता है ना। मैं इंस्पेक्ट आया था 1967 पे, मेडलार्स आया था 1964 पे, आइनिस आया था 1970 पे और एग्रिस आया था 1975 पे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है इनपुट प्रिपरेशन के लिए कौन सा कोर्स लॉन्च किया था, है ना। तो आइनिस जो था वो लॉन्च किया था ये कोर्स, ठीक है। आप याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोटेरो क्या है ना। जोटेरो क्या है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कि रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। जोटेरो इज़ अ रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है क्या जोटेरो, ठीक है।
ये किसके कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया था? अगर आपसे पूछा जाता है इसका आंसर क्या होगा? डी वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। रेफरेंस मैनेजमेंट सर्विस सॉफ्टवेयर, ठीक है। जोटेरो को डेवलप किसने किया था? तो जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी ने, ठीक है ना। ये कमर्शियल कुछ सॉफ्टवेयर अगर आपसे पूछता है तो एंड नोट रेफरेंस वर्क होगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, पूछा जाता है, फ्री भी पूछा जाता है। अगर पूछता है जोटेरो के बारे में कि कब बना, तो 2006 में बना था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन से है। द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी इज़ अ फॉर्म बाय मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन, अर्थात रिसर्च मेथोडोलॉजी की रचना विषय निर्माण की किस मोड से की गई है ना। लूस, असेंबलेज, फ्यूजन, डिस्टिलेशन, क्लस्टर, है ना। तो आप याद रखिएगा ये ऐसे सब्जेक्ट जो थोड़ा छन कराते हों, डिस्टिलेशन शोर कर आते हों, उसे क्या बोलते हैं हम, है ना, उसे क्या बोलते हैं हम? छने हुए सब्जेक्ट को आप लोग पता होगा भाई, है ना। डिस्टिलेशन इसका सही आंसर है, इसलिए आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि किसी रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैनेजमेंट साइंस, है ना, मेट्रोलॉजी, सिस्टमोलॉजी, म्यूजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल है। डिस्टिल वाटर डिस्टिलेशन का यूज़ हम केमिस्ट्री में करते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार से, है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन है हम उनको एक छान कर एक प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के बीच। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत सारी प्रक्रियाओं का एक समूह है, आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा डिस्टिलेशंस का क्या क्या। मैनेजमेंट साइंस एक एग्जाम्पल है डिस्टिलेशंस का, मेट्रोलॉजी एक एग्जाम्पल है डिस्टिलेशंस का, सिस्टमोलॉजी एक एग्जाम्पल है डिस्टिलेशंस का, म्यूजियोलॉजी एक एग्जाम्पल है डिस्टिलेशंस का, और माइक्रोबायोलॉजी एक एग्जाम्पल है डिस्टिलेशंस का, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काम आएगा। तो इसका आंसर क्या है? डिस्टिलेशंस, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत आईएमपी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी अकॉर्डिंग टू स्कॉनल, है ना। 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, है ना। आपको 7 के 7 स्तंभ याद होने चाहिए। आपको कहीं भी किसी भी जगह कोई भी क्वेश्चन पे आपको अरेंज करने के लिए दिया जाएगा। देखिए यहाँ पूछा है, हमारे पास 4 है ना, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 3 उस 7 पिलर्स को पहचानना है, ठीक है। हिंदी में कहा गया है सूचना साक्षरता से संबंधित स्कैनल के 7 आधार के अनुसार निम्नांकित में कौन सा सूचना साक्षरता का आधार है। बेस कौन सा है पूछ रहा है, मतलब आपको इसमें से 4 में से कोई 3 बताना है जो 7 पिलर्स में है ना। तो 7 पिलर्स में सबसे पहला पिलर क्या है, किसी को पता है भाई? कोई पता हो तो बता सकते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई, है ना, सबसे पहला आइडेंटिफाई है ना। दूसरा स्कोप है, ठीक है। तीसरा क्या है? प्लान है। चौथा क्या है? गैदर है। पांचवा क्या है? इवेलुएट है। छठवा क्या है? मैनेज है। और सातवां प्रेजेंट है ना। इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फाइंड, आइडेंटिफाई, है ना, और मैनेज। आप लोगों को पता है ना, BCD, है ना, ये तीनों चीज़ें हमारे पास है। BCD, है ना। फाइंड जो है वो इसका नहीं है ना। इसमें पहचानना क्या है हमको कि कौन कौन चीज़ें हैं ना। 7 पिलर्स है, तो 7 पिलर्स का मैं नाम बता रहा हूँ। फाइंड ऐसा कोई पिलर्स नहीं है, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला पिलर्स जो है वो क्या होता है? आइडेंटिफाई होता है। दूसरा जो होता है वो स्कोप होता है। तीसरा जो होता है वो प्लान होता है। चौथा जो होता है वो गैदर होता है। पांचवा जो होता है इवेलुएट होता है। छठवा जो होता है मैनेज होता है। और सातवां पिलर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। आप सभी को प्रोटोकॉल के बारे में पता होगा। निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? हाइपर टेक्स्ट, है ना, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी प्रोटोकॉल है। बचा हमारे पास एक ही, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? D 239.50। ऐसा कोई प्रोटोकॉल के बारे में हम सुने नहीं हैं, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा है भाई? 239.50, है ना, ये करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अजर्सन रीजन का क्वेश्चन है। अजर्सन रीजन में 23rd नंबर के क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है? 22nd नंबर का क्वेश्चन, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग, है ना। माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल क्या है? वर्डप्रेस, ब्लॉग स्पॉट, लाइव जर्नल्स और ट्विटर। तो इसका सही आंसर है ट्विटर, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ट्विटर का, है ना, नाम भी बदल गया, X कर दिया गया है ना। चिड़िया जो उसमें था, उसमें लोगों में उसको भी हटा दिया गया है, आप जान रहे होंगे, है ना। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लो जो पूछ सकता है आप लोग को, है ना। क्या? ट्विटर जो है ना, सिंगल ट्वीट सॉफ्टवेयर है ना। 7 नवंबर 2017 से, है ना,
चल रहा है, ठीक है। 280 कैरेक्टर जो है आप इसमें ट्वीट कर सकते हैं। देखो ट्विटर पे ट्वीट करने का एक लिमिट कैरेक्टर्स आप ट्वीट कर सकते हैं। तो पहले कितना था, 140 था। फर्स्ट टाइम जब ट्विटर लॉन्च हुआ उसमें ट्वीट करना था। ट्विटर लॉन्च कब हुआ कभी पूछा जाता है तो 2006 में ट्विटर लॉन्च हुआ था। उस समय आप 140 कैरेक्टर ही आप है ना ट्वीट कर सकते थे, लेकिन समय के साथ अपडेट होते गया और 7 नवंबर 2017 से आप 280 कैरेक्टर ट्वीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह से और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं माइक्रो ब्लॉगिंग के, उसके भी आप एग्जांपल लिख लीजिए। टम्बलर है ना, फ्रेंड फीड और प्लर्क है ना, ये 3 चीज़ें भी हैं जो माइक्रो ब्लॉगिंग के एग्जांपल है। अगर इसमें ऑप्शन रहता कि माइक्रो ब्लॉगिंग को अलग करो तो हम अलग करते हैं ना, उसमें इसलिए याद आता है। तो आप अगर आपसे पूछा जाता है भाई ट्विटर कब बना, तो लिख लीजिएगा ट्विटर कब बना था। फर्स्ट टाइम पहली बार ट्विटर कब आया तो 2006 में आया। कब आया था ट्विटर, 2006 में पहली बार आया, 2006 में है ना। इसमें कितने कैरेक्टर का ट्वीट कर सकते थे हम उस टाइम पे, 140 कैरेक्टर, लेकिन है ना 7 नवंबर 2017 से इसमें कितने कैरेक्टर को ट्वीट कर सकते हैं आप लोग को पता है, 280, ठीक है। अजरसन बोलता है मीडिया इज़ नॉट एसेंशियल फॉर इन्फॉर्मेशन फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। मैसेज इज़ द फोकस ऑफ द इन्फॉर्मेशन फ्लो। सूचना प्रवाह के लिए मीडिया अनिवार्य नहीं है। रीज़न, मैसेज सूचना प्रवाह का केंद्र है। 23 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका आंसर है ए इज़ फॉल्स, है ना, बट आर इज़ ट्रू, है ना। सूचना प्रवाह के लिए मीडिया अनिवार्य नहीं है। किसी भी मीडियम के थ्रू आप सूचना को प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, बट मैसेज सूचना प्रवाह का केंद्र है, ये सही है भाई। तो ए इज़ फॉल्स है, आर इज़ है ना ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है ना, हु रोट फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। दी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के प्रथम संकलन के फॉरवर्ड किसने लिखा था। तो देखिए B.I. पाल्मर का नाम नहीं सुने हैं ना, जी इनसाइडर का नाम नहीं सुने हैं, ठीक है ना, हेनरी ब्लिस का नाम नहीं सुने हैं। बचा हमारे पास केवल और केवल एक व्यक्ति, P. शिवा स्वामी अय्यर, ये सही आंसर है, ठीक है। P. शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा इसका क्या लिखा गया था, इसको फॉरवर्ड को लिखा गया था। इंट्रोडक्शन डॉक्टर है ना, इंट्रोडक्शन किनके द्वारा लिखा गया था किसी को पता है। इंट्रोडक्शन लिखा गया था W.C.B. शेयर के द्वारा। ये पुस्तक सबसे पहली बार प्रकाशित 1931 पे होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, है ना। इसकी जो स्थापना स्टार्टिंग जो है 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलई नगर में होता है। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है 5 नियम क्या होते हैं। पहला नियम पुस्तक के उपयोग के लिए है। दूसरा नियम क्या है, प्रत्येक पाठक को उसका अभिष्ट पुस्तक प्राप्त हो। तीसरा, प्रत्येक पुस्तक को उसका अभिष्ट पाठक प्राप्त हो। और चौथा, पाठकों के समय में बचत हो। और पांचवा, पुस्तकालय एक संवर्धनशील संस्था है, ठीक है। ये चीज़ें आप 5 नियम जो है ये याद करके रखिएगा। 5 नियम से कहीं ना कहीं से कभी ना कभी एक आध का क्वेश्चन आ ही जाता है ना। तो ये 5 क्वेश्चन आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लॉस, अगर आप लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको 5 के 5 नियम है ना याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है ना, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अर्थात स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार से व्यवस्थित करें। तो आपको चीज़ें याद होना चाहिए। मैंने आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ एस्लिप कब बना था। अगर ये चीज़ें बन जाती है तो आगे आप और अच्छे से कर लेंगे। एस्लिप बना था 1924। पहले मैं एक बार ईयर लिख देता हूँ, फिर हम अरेंज करते हैं तो और समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक। 1924 में क्या बना था, एस्लिप बना था। कब बना था, 1924 में, ठीक है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना था, किसी को पता हो तो कमेंट कीजिए। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बना था 1876 में। कब बना था भाई, 1876 में, है ना। 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बना था। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन किसी को पता हो तो कमेंट कीजिए। 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का निर्माण हुआ था। कब हुआ था भाई, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 में। हेडक्वार्टर फर्स्ट टाइम कहाँ था, किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। इफ्ला कब बना था, किसी को पता है तो इफ्ला कब बना, 1927 में। 26 में एक प्राग शहर में कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, वहाँ पर डिसाइड हो जा रहता है। लेकिन करेक्ट कब स्थापना होता है तो 1927 में। अब आपको सबका ईयर नॉलेज हो गया, पता चल गया, यहाँ मैंने लिख दिया। अब आप अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है, तो वो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आप देखिए इसमें से कहीं पर पहला ऑप्शन बी है क्या, जी हाँ, एक ही ऑप्शन पे पहला ऑप्शन बी है और दूसरा ऑप्शन 2 ऑप्शन पे बी है ना। तो बाकी के 2 तो भाई साहब आप लोग बाय हो जाइए, चले जाइए आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, हमने 1876 लिख लिया। उसके बाद दूसरा कोई है एस्लिप, है ना।
दूसरा क्या है एस्लिप। तो यहाँ पर एस्लिप का ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी के बाद ए दिख रहा है बी में, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सही आंसर होना चाहिए बी जो है, और ये गलत आंसर होगा क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल आपको जमाना है। तो सबसे पहली बार अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876 में इसकी स्थापना होती है। दूसरा है एस्लिप 1924 में इसकी स्थापना होती है। तीसरा है क्या इफ्ला 1927 पे, और लास्ट में हमारा भारतीय पुस्तकालय संघ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ यूनिसिस्ट। यूनिसिस्ट क्या है? यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम है जो कब लॉन्च किया गया था 1971 में, जिसे वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा भाई, वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन के नाम से भी यूनिसिस्ट को जाना जाता है। यूनेस्को के द्वारा दिया गया था 1971 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CKG चिल्ड्रंस बुक अवार्ड इज़ रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड है भाई चिल्ड्रंस बुक अवार्ड? किसी को पता है? अगर पता हो तो बिल्कुल बताइए, है ना। ये स्लिप से रिलेटेड है, आप लोग टिक लगा लीजिएगा 27 का आंसर। आगे बढ़ते हैं 28 पे। NLPH इज़ नोन, है ना, नाउ नोन एज। NLPH को अब जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है हमको, हम पढ़ते नहीं हैं इसलिए हमको क्रिटिकल लगता है। हमको पता नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कहाँ से आया है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग सब याद रखिएगा, है ना। NLPH, है ना, इसका सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म होता है नेशनल लाइब्रेरी फॉर द प्रिंट हैंडीकैप्ड। ठीक है, NLPH स्टैंड्स फॉर नेशनल लाइब्रेरी फॉर द प्रिंट हैंडीकैप्ड। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है 1963 में। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ इसके बारे में कुछ और चीज़ें जो आपका इम्पोर्टेंट है और काम आएगा। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है, ये जो काम करता है, ये किसके अंदर काम करता है ना, इसको पहले किस नाम से अभी किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्या NAL, है ना। इसका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो पूरा नाम होता है नेशनल एक्सेसिबल, है ना, लाइब्रेरी। ठीक है, ये किसके अंडर काम करता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ विजुअल डिसेबिलिटीज़, जिसका आप जानते होंगे फिजिकल हैंडीकैप लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। अगर हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, देहरादून टिक करते हैं। तो देहरादून का जो लाइब्रेरी है ना, उसी के देख रेख पे ये कार्य होता है। ठीक है, ये किसके अंडर काम करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सैमडॉग एम्स टू कैटरिंग इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ, है ना, अर्थात ये सैमडॉग होना चाहिए, सैमडॉग नहीं एंड रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, है ना, सैमडॉग का पूरा नाम, है ना, द स्मॉल इंटरप्राइजेस नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होता है। यहाँ छोटे उद्योगों, लघु उद्योगों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर का, है ना। इन अ क्वेश्चन आयर्स क्वेश्चन ऑन एज, इनकम एंड जेंडर आर द एग्जाम्पल ऑफ, है ना। प्रश्नावली में आयु एवं लिंग पर दी गई प्रश्न किसका उदाहरण है? तो ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, स्वतंत्र चर जिसका कोई ज्ञान नहीं है, कितने इनकम है, क्या है, कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है, एज भी बढ़ता है, घटता है, जानते होंगे, है ना, अर्थात ये स्वतंत्र है अपने आप में। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के क्वेश्चंस पे। RFID इज़ यूज्ड इन लाइब्रेरी मेनली फॉर, लाइब्रेरी में मुख्य रूप से, है ना, RFID का उपयोग क्यों होता है, किस लिए किया जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या के लिए किया जाता है। सिक्योरिटी के लिए किया जाता है और किताब के सर्कुलेशंस के लिए किया जाता है। इसमें है 2 ऑप्शन, देख लीजिए, सिक्योरिटी और, है ना, सर्कुलेशंस। तो 3 और 4 कहीं पर है, तो सी ऑप्शन में है 3 और 4। तो सी आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, RFID का यूज़ सिक्योरिटी और सर्कुलेशंस के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग्स, लाइब्रेरी फाइनेंस, रेगुलर ग्रांट, है ना, नॉन प्लान ग्रांट, नॉन रिकरिंग ग्रांट, प्लान ग्रांट। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट का थर्ड। सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर लाइब्रेरी फाइनेंस कहलाता है, आप टिक कर लीजिएगा, है ना, ये सही आंसर है इसका। मैं चारों को एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग देख लें। ठीक है, लाइब्रेरी फाइनेंस अर्थात सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा है नॉन प्लान ग्रांट का आंसर है रेगुलर ग्रांट। तीसरा है जो नॉन रिकरिंग ग्रांट, फंड गिवन फॉर बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके लिए वही फंड मिलता है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो नॉन रिकरिंग ग्रांट होता है। और लास्ट है प्लान ग्रांट, है ना, फंड गिवन फॉर प्लान अंडर एनुअल 5 ईयर, पंचवर्षीय योजना के तहत, आप समझते होंगे,
है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर TQM टूल्स, है ना। TQM के बारे में जानते होंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना। इसका सही आंसर है आपका, है ना, सी को छोड़कर पाई चार्ट को हटा दीजिए, ABD इसका आंसर होगा, अर्थात फिशबोन डायग्राम, हिस्टोग्राम डायग्राम और रन चार्ट, है ना। इशिकावा नाम सुने होंगे आप लोगों ने, कारू इशिकावा, है ना, इन्होंने दिया था फिशबोन डायग्राम को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, A, B और D, ABD और A और B और D क्या है, करेक्ट आंसर है। हु इज़ द प्रेजेंट 2019 से 22 तक का प्रेजेंट इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है ना। अगर किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, बेस्ट आंसर है, बेस्ट एग्जांपल है। तो अभी आप सभी को पता होगा BD कुंवर साहब, है ना, 19 से 22 तक क्या थे, प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे। लेकिन आज हम जिस दौर में 2024 में वहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है, तो मोहन राम भाऊ खेड़े साहब अभी क्या हैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ग्रे लिटरेचर मतलब क्या होता है, अनपब्लिश डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ग्रे लिटरेचर का तात्पर्य है अप्रकाशित दस्तावेज, ठीक है, अर्थात जो पब्लिश नहीं हुआ है वो क्या कहलाता है, ग्रे लिटरेचर कहलाता है। तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर का क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द सर्विस द रिजल्ट इज प्रोवाइडेड टू द यूज़र आफ्टर मैचिंग फाइल यूज़र प्रोफाइल एंड डेटाबेस ऑफ लाइब्रेरीज इज होल्डिंग, है ना। किस सेवा में, है ना, उपभोक्ता के प्रोफाइल एवं लाइब्रेरी होल्डिंग्स के डेटाबेस को सुमेलित करने के बाद उपभोक्ता को परिणाम दिया जाता है। तो मैंने, है ना, एक ही चीज़ें बताया हूँ मैं, वो है SDI, है ना, सेलेक्टिव डिसमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको HP लोहान द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर होगा SDI पे ही ये प्रोफाइल्स एंड डेटाबेस वाली बातें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 P's, सुने हैं 4 P's जो हैं, है ना, उनका सही सीक्वेंस बनाना है और किनके द्वारा दिया गया है। तो ये 4 P's जो है ना, किनके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो जॉर्ज मैकार्थी के द्वारा सन 1960 में क्रिएट किया गया था, है ना। इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले करेक्ट सीक्वेंस में आपका प्रोडक्ट आता है, ठीक है। मैं ऐसे लिखते जाता हूँ, आप लोग समझ आ जाइएगा। प्रोडक्ट पहला है, आपके पास प्रोडक्ट है तो आप क्या करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे, ठीक है। और प्राइस डिसाइड करने के बाद क्या करेंगे भाई, किस जगह पर उसको रखना है, कैसे मैनेज कर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमोशंस, ठीक है। आप सब चीज़ बना लिए, उसके बाद प्रमोट करना भी ज़रूरी है, तभी आपके उत्पाद का कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, है ना। तो 4 P's को किसने दिया था, जॉर्ज मैकार्थी। कब दिए थे, 1960 पे, ठीक है। और ये 4 सीक्वेंस अगर आपके जम जाते हैं तो थर्ड में देखिए कहीं पर प्रोडक्ट है, राइट, प्रोडक्ट है, ये 2 ऑप्शन पे प्रोडक्ट हैं, तो A और B को यहाँ से साइड कर देते हैं। हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचा, है ना, जिसमें थर्ड जो है वो सब सेम है, दूसरा भी सेम है। अब तीसरे से हम पहचान करेंगे, तीसरे में हमारे में क्या है, प्लेस, अर्थात जिसके तीसरे में फर्स्ट हो वो सही आंसर है। तो तीसरे में फर्स्ट में किसका है भाई, जो C ऑप्शन है उसके तीसरे में फर्स्ट है, तो ये सही आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेब 2.0 हैज़ हेल्प टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन एट अ फास्टर रेट। रीज़न है द इन्फॉर्मेशन, है ना, कंटेंट इन वेब 2.0 इज़ पीयर रिव्यू। वेब 2.0 में स्थित सूचना पीयर रिव्यूड होती है। बोथ A and R ट्रू, बोथ A and R false, A is true but R is false, D A is false but R is true, है ना। जिसका सही आंसर होगा A is true but R is false, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है 39 नंबर के क्वेश्चन में। हियर मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, सब्जेक्ट के लिए मार्क 21 में, है ना, कौन सा फील्ड का उपयोग किया जाता है, तो 600 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ सही आंसर है 600, ठीक है। 300 जो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए किया जाता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन है। विच फंक्शन इज़ कैरिड आउट बाय फायरवॉल, है ना, फायरवॉल द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, पूछ रहे हैं ना, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है ना। तो फिल्टर्स द IP पैकेट्स, जो भी IP पैकेट्स होते हैं उनको फिल्टर्स किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अंडर द सेक्शन 2 ऑफ IT एक्ट 2000, ठीक है। निम्न में से IT अधिनियम 2000 की धारा 2 के अंतर्गत क्या चीज़ सत्य है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं भाई क्या सत्य है। तो इसका आंसर है डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, है ना। इसी के बारे में उस IT एक्ट के संशोधन में बताया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या क्या होता है देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स है ना कन्फर्म्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड है ना CCF के लिए किस मानक की रचना करता है, अर्थात IS 11370, ISO 9000, ISO 2709 एंड ANSI 239। तो इसका सही आंसर है ISO 2709। ठीक है, ISO 2709 जो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट के लिए स्टैंडर्ड दिया गया है। डबलिन कोर मेटा डेटा में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट्स में 15 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं है ना। देखो ये 2 तरह के होते हैं भैया, आप लोग को ये भी बता देता हूँ है ना। इसे डबलिन कोर शॉर्ट में केवल डबलिन कोर कहा जाता है, इसका पूरा नाम देखिए तो डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट सेट्स होता है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात सिंपल एंड क्वालिफाइड। सिंपल में आपके 15 एलिमेंट्स होते हैं और क्वालिफाइड में 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरली अ रेफरेंस सर्विस ऑफ अ लाइब्रेरी इज द कन्वेंशनल फॉर्म इज प्रोसेस टू थ्रू द स्टेज विच आर। सामान्यतः परस्परगत फॉर्म में लाइब्रेरी के संदर्भ सेवा है ना किन चरणों के द्वारा प्रोसेस में लिया जाता है। ऑप्शन ए है ना प्रिपरेशन सर्विस एसिमिलेशंस, ऑप्शन बी इंडेक्सिंग ओरिएंटेशंस डिलीवरी ऑफ द क्वेरीज रिप्लाई, ऑप्शन सी ओरिएंटेशंस यूजर स्टडीज फोटोकॉपी सप्लाइड, ऑप्शन डी प्रिपरेशंस ओरिएंटेशंस डिलीवरी ऑफ द क्वेरीज रिप्लाई है ना। तो इसका सही आंसर है प्रिपरेशन सर्विस एंड एसिमिलेशंस। ठीक है, ये ऑप्शन है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर के क्वेश्चंस पे है ना। क्या पूछता है, मैच द फॉलोइंग HTTP SHTTP FTP SMTP है ना। ये 4 एक तरफ प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं और चारों प्रोटोकॉल के डेवलपर्स जो हैं उनका नाम लिखा हुआ है, किन किन ने पहली बार उपयोग किया था है ना। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, पहले का क्या लिखा है HTTP है ना। HTTP का सबसे पहली बार उपयोग किसने किया था, तो ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं टिम बर्नर्स-ली, आप लोग जानते होंगे है ना, WWW देने वाले W3C कंसोर्टियम वाले है ना। दूसरा है जो क्या है दूसरा भाई SHTTP है ना, उसको किसने दिया है, एरिक है ना रेस्कोरिया एंड LNM। ठीक है, अर्थात HTTP इसके साथ जाएँ है ना, ये इनके साथ जाएँ, बचा 2 ही व्यक्ति हमारे पास। तो सी बचता है FTP को किसने दिया था, तो अभय भूषण जी ने दिया था। SMTP को रॉबर्ट E कैन एंड विन सैफ ने दिया था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन हम आंसर पे देखते हैं मैच करके, अगर कहीं मिलता है तो सही आंसर होगा है ना। फर्स्ट का सेकंड किसी पे है, फर्स्ट का सेकंड केवल और केवल एक ही आंसर पे है, अर्थात आप सही आंसर केवल एक ही इजीली रूप से बनाकर पा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 46 है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स है ना। निम्नांकित दूरिकों को कालानुक्रम के अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। अल्ट मैट्रिक्स, बिब्लोमेट्रिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स और वेबोमेट्रिक है ना। तो देखो इसको अरेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबके सामने पहली बार तो आप ईयर लिख दो है ना। तो सबसे पहले वेबोमेट्रिक्स बना था 1997 में। ठीक है, 1 9 और एक 9 और एक 7, अर्थात 1997 में क्या बना था, वेबोमेट्रिक्स बना था। ठीक है, बिब्लोमेट्रिक्स कब बना था भाई, 1969 को बना था। कब बना था, 1969 को है ना। ये पूछा जाता है तो बिब्लोग्राफी कब बना था, 1969 को बना था। 1969 को बिब्लोग्राफी बना था। नेक्स्ट जो है ना, आपको ये भी याद रखना है अल्टरमेट्रिक्स कब बना था, अल्टरमेट्रिक्स 2010 में बना था। ठीक है, अल्टरमेट्रिक्स कब बना था भाई, 2010 में बना था। 2010 में अल्टरमेट्रिक्स बना था है ना। और क्या बचा हमारे पास, इन्फॉर्मेटिक है ना। इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ये हम लोग इसमें तीनों को देख लिए, अब तीनों के बाद आप अरेंज कर सकते हो क्या है कैसा है। 46 का आंसर है ना, फर्स्ट का है ना, अर्थात सबसे पहला आएगा क्या, सेकंड नंबर क्या, बिब्लोमेट्रिक्स है ना। उसके बाद सी आएगा इन्फॉर्मेट्रिक्स, उसके बाद आएगा फोर्थ वेबोमेट्रिक्स, उसके बाद फर्स्ट आएगा अल्टरमेट्रिक्स जो एकदम करेंट है। ठीक है, 2010 में आया था। आगे बढ़ते हैं भाई 2010 के बाद थोड़ा आगे चल देते हैं, 11 12 24 में पहुंच गए हैं। तो 11 12 भी हमें पता होना चाहिए, अगर हम जानते हैं 11 12 तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वरना हम यहीं के यहीं रुक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 47 लूज है ना, 47 लॉस ऑफ सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन इस फाइबर इज कॉल्ड है ना। तंतु में प्रकाश के गमन से होने वाले संकेत शक्ति ह्रास कहलाता है। ऑप्शन ए एटेन्यूएशंस, ऑप्शन बी प्रोपगेशंस, ऑप्शन सी स्कैटरिंग, ऑप्शन डी इंटरप्रेशन है ना, इंटरप्शंस है ना, क्षीणीकरण, संचरण, प्रकीर्णन और रुकावट है ना। तो इनका सही आंसर है क्षीणीकरण। ठीक है, एटेन्यूएशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स, अगला क्वेश्चन 48 नंबर का,
मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एंड आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट एंड कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। देखिए लाइब्रेरी एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा आप कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप लोग पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया होऊंगा तो बिल्कुल याद होगा, आप लोग सुने होंगे कहीं भी मेरा लेक्चर तो भी याद होगा, है ना। तो सबसे पहला बात, मद्रास लाइब्रेरी जो है पब्लिक लाइब्रेरी सबसे पहली बार 1948 पे लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल साहब 1979 पे, ठीक है। अच्छा, ये आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी भी बचा है ना, तो आंध्र प्रदेश का है ना सेकंड का फोर्थ होगा 1979। और वेस्ट बंगाल का कब हुआ था भाई, किसी को पता है वेस्ट बंगाल का कब हुआ था? अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं।